नमस्कारम। पिछली जो अपनी कक्षा हुई थी उसमें हमने अरविंदो घोष के जीवन चरित्र के ऊपर, अरविंदो घोष की पुस्तकों के ऊपर, अरविंदो घोष के ऊपर जिन फिलोसोफर्स का महान विभूतियों का प्रभाव था वो देखा। इस कक्षा में हम अरविंदो घोष के जो राजनीतिक विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे एक एक करके। हम चर्चा करेंगे अरविंदो घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की। हम चर्चा करेंगे उनके निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत की, विश्व एकता का जो उनका सिद्धांत था, ह्यूमन यूनिटी को लेकर उनका जो सिद्धांत था उसकी चर्चा करेंगे। हम उनकी जो ट्रिनिटी थ्योरी थी उसकी हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे उनके विचार हैं कैसे, व्यक्तिवाद, उदारवाद, उपयोगितावाद, इन सब को लेकर वो क्या सोचते हैं, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद, इन विचारधाराओं के ऊपर उनके जो विचार है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हम अरविंदो घोष की शुरुआत करते हैं। वो उस समय की शुरुआत करें हम जब अरविंदो घोष उग्र राष्ट्रवादी थे, लाल, बाल और पाल की तरह। अरविंदो घोष की तब की चर्चा करते हैं। और उस दौरान अरविंदो घोष का जो कंसेप्ट था वो बाकी उग्र राष्ट्रवादियों की तरह निष्क्रिय प्रतिरोध का था। देखिए, अपन ने चर्चा की थी जब अरविंदो घोष की चर्चा कर रही थी कि अरविंदो घोष मूलतः कांग्रेस की उग्र धारा या गर्म धारा से संबंध रखते हैं, लाला लाजपत राय की तरह या फिर अरविंदो घोष की इनकी बाल गंगाधर तिलक की तरह। ये कुछ और ज्यादा उग्र, कुछ और ज्यादा असहयोगी और पूर्ण स्वराज की चर्चा करने वाले विचारक थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने एक लेख श्रृंखला चलाई थी जिसका नाम था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। एक न्यूज़पेपर निकला करता था पुणे से, जिसको पुणे से, और ये महादेव गोविंद रानाडे है, उनका एक न्यूज़पेपर था। उसमें इनकी ये श्रृंखला आई थी इंदु प्रकाश में। ये लेखों की श्रृंखला है न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। पुणे का इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर है महादेव गोविंद रानाडे जी का। उसमें ये लिखा करते थे न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड के नाम से। ये 1800 और 95-96 की उस दौरान की बात है, ये बड़ौदा में पढ़ाया करते थे, उस दौरान की बात है। और न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में वो आलोचना करते हैं कांग्रेस के नरमपंथ की। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, ये वो लोग जो अंग्रेजों के प्रशंसक हैं, अंग्रेजी राज को भारत के लिए हितकर मानते हैं और अनुनय विनय और प्रतिवेदनों की जो राजनीति करते हैं, प्रार्थना पत्रों की जो राजनीति करते हैं, उन नरमपंथियों की आलोचना करते हैं। उनको कहते हैं इन ओल्ड लोगों को, यानी ओल्ड सोच के जो नरमपंथी लोग हैं, इनके न्यू लैंप्स दिखाने की आवश्यकता है, नव प्रकाश होना चाहिए। ये कहते हैं ये जो नरमपंथियों की जो कांग्रेस है, ये भारतीय कांग्रेस नहीं है बल्कि अभारतीय कांग्रेस है। ये रीढ़ विहीन लोग हैं जो अंग्रेजों के पक्षधर हैं। ये नरमपंथियों की ये कह के इनकी समस्त जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के विरोध की जो नीतियां हैं, उनकी आलोचना करते हैं और अंग्रेजों का उग्र विरोध करने की वकालत करते हैं। अभी उग्र विरोध कैसे किया जा सकता है, तो वो कैसे ये किया जा सकता है पैसिव रेजिस्टेंस के द्वारा। निष्क्रिय प्रतिरोध। और ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार है ये इन्होंने पार्नेल से लिया है। यानी पार्नेल की जो नीति थी, आयरलैंड का नेता था पार्नेल, उसने ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए इस निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का प्रचार किया था। इसी निष्क्रिय प्रतिरोध
के प्रशंसक हैं और इसके समर्थक हैं अरविंदो घोष। तो निष्क्रिय प्रतिरोध है क्या, पहले तो अपन इसको समझते हैं, जो कि पार्नेल से प्रभावित। देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत दो चीजें आती है। एक आता है इसमें आत्मविकास, और दूसरा आता है इसके तहत विरोध। इसका तात्पर्य है कि ये रचनात्मक भी होता है और ये विध्वंसात्मक भी होता है। इन दो नीतियों को ये एक साथ लेके चलता है, रचनात्मक और विध्वंसात्मक नीतियों के तहत। आत्मविकास या जो रचनात्मकता की जो नीति है, उसके तहत इसमें स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाता है, स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता, इसके लिए प्रयास किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया जाता है, राष्ट्रीय स्वाभिमानी बातों को आगे बढ़ाया जाता है। इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। देश की खुद के शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाती है, खुद के न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, खुद के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली जाती है। भारतीय खुद ये काम करते हैं, खुद के उद्योग धंधे खोलते हैं। तो ये स्वदेशी है, स्वराज है, राष्ट्रीय शिक्षा है, ये सारा कुछ करके और भारतीय खुद आत्म अवलंबित होने की कोशिश करते हैं, स्वावलंबी होने की कोशिश करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ये तो है रचनात्मक तरीके। फिर इसी निष्क्रिय प्रतिरोध के तो वो ध्वंसात्मक या विरोधी तरीके भी अपनाते हैं। वो अंग्रेजों का हर मामले में ऐसे योग करते हैं, वो अंग्रेजी कानूनों की अवज्ञा करते हैं, इनको तोड़ते हैं, वो टैक्स नहीं देते, वो हड़ताल करते हैं, वो धरने देते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं और अंग्रेजों का हर तरीके से विरोध करते हैं। वो बहिष्कार करते हैं, वो अंग्रेजी न्यायालय हैं, अंग्रेजों के स्कूल और कॉलेज हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, अंग्रेजों की प्रशासनिक प्रणाली का बहिष्कार करते हैं, हर मामले में उनका सहयोग करते हैं। तो ये है फिर ध्वंसात्मक तरीका, और इनको जब मिला देते हैं तो ये होता है निष्क्रिय प्रतिरोध। तो अरविंदो घोष का जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, इस निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा है या अहिंसा है। देखिए, यहां जो उद्देश्य है ये हिंसा और अहिंसा का विचार नहीं है। अरविंदो घोष ये कहते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र का सीधा शोषण हो रहा हो, राष्ट्र के जीवन और मरण का प्रश्न हो, स्वतंत्रता अति आवश्यक हो, तब आप हिंसक तरीका अपना सकते हैं। लेकिन शोषण अगर प्रत्यक्ष नहीं हो, कानूनों के माध्यम से शोषण हो, तब आप संवैधानिक तरीके अपनाएं, तब आप अहिंसा का मार्ग अपनाएं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में अगर बहुत ज्यादा हिंसा की है अगर विरोधी पक्ष ने, तो आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं। अगर वो और तरीके से साथ शोषण कर रहा है, तब आप उसका संवैधानिक संसाधनों के द्वारा आप उसका विरोध करो। यानी हिंसा और अहिंसा है, ये नीति के ऊपर निर्भर करती है कि आखिर शोषण का स्वरूप कैसा है। अगर शोषण ज्यादा है तो हिंसा अपनानी पड़ सकती है, अगर शोषण कम है और तो आप अहिंसा का तरीका या फिर संवैधानिक संसाधनों को अपना सकते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध इन दोनों नीतियों में ये मानिए कि आपस में समन्वय बना के चलता है। तो हिंसा को स्पष्ट से नकारा नहीं है अरविंदो घोष ने अपने निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत। अब हिंसा की परिभाषा क्या है? क्या खून बहाना ही हिंसा है? क्या नहीं। हम तो ये भी कह सकते हैं कि अगर हम विरोधी को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा पाए, टैक्स नहीं दे के भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा हो सकती है। तो अरविंदो घोष कहते हैं कि भारत की अगर मुक्ति है तो निष्क्रिय प्रतिरोध से हो सकती है, क्योंकि दो तरीके हैं। एक तरीका है जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने अपना रखा है, बम और गोली। तो इनकी संख्या तो इतनी कम है और सामने वाले के पास इतने ज्यादा विध्वंसात्मक शासन है अंग्रेजों और विरोध, जो कि हमारे विरोधी अंग्रेज, कि हम इस तरीके से उनका सामना नहीं कर सकते। दूसरा नरमपंथियों का तरीका है कि जो अनुन्य विनय से करना चाहते हैं, वैसे भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो फिर निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाए, उग्र प्रतिरोध किया जाए उनका। तो ये है अरविंदो का जो राष्ट्रवाद का जो दूसरा चरण था, जिसके तहत उन्होंने फिर उग्र राष्ट्रवाद के तहत निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का वर्ण किया, इसका पालन किया, इसका प्रचार प्रसार किया। और इसी के तहत नारा दिया
कि अगर आप हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा तो हम सहयोग भी नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, यानी असहयोग की नीति है ये। अगले चरण में जब वो पांडिचेरी चली गई और ओरोविले आश्रम बना लिया तो उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद आया। अब हम पहले ये चर्चा करते हैं ये किस प्रकार का राष्ट्रवाद होता है। पहले तो मैं आपको राष्ट्रवाद की परिभाषित कर दूं आपको, हालांकि राष्ट्रवाद की निश्चित परिभाषा नहीं है। आप इतना मान लीजिए राष्ट्रवाद का तात्पर्य होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। आपका अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, आपका अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, आपका आपके राष्ट्र के प्रति सेवा भावना। तो फिर राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र हमारी एक मनोवैज्ञानिक भावना है जिसके तहत हम महसूस करते हैं आपस में मानवीय बंधुता को। जब हम एकता महसूस करते हैं अपने साझा इतिहास के माध्यम से, साझा संस्कृति के माध्यम से, साझा धर्म, साझा भाषा के माध्यम से, जब हम आपस में एकता महसूस करें तो हम कहते हैं राष्ट्रवाद है। अगर हम वेस्टर्न का उदाहरण दूं तो जो जर्मन्स हैं, ये जर्मन्स अपने नस्ल के आधार के ऊपर अपने अंदर बंधुत्व महसूस करते हैं, अपने इतिहास के आधार के ऊपर बंधुत्व महसूस करते हैं, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर अपने में बंधुत्व महसूस करते हैं, वो जर्मन राष्ट्र हो गया। भारत में है तो भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनके सोचने का तरीका, तो ये सब एक है, तो वो फिर भारतीय राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक इकाई नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो एक भौतिक और राजनीतिक इकाई हो, धरती पे उतरे ही वो। तो राष्ट्र में बंधुता महत्वपूर्ण होती है, एक मनोवैज्ञानिक इकाई होती है जिसके तहत हम हिंदू मुस्लिम सिख इकाई आपस में प्रेमपूर्ण आपस में महसूस करते हैं, अपने भारत माता की संतान मानते हैं खुद को। तो ये है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद को हम रूप दें, आध्यात्मिक रूप दें, तब हम कहते हैं कि इस राष्ट्रवाद को हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोलते हैं। और सीधी सी चर्चा ये करें कि हम इसको बोलते हैं धार्मिक राष्ट्रवाद। यानी आप राष्ट्रवाद का प्रचार करते हुए एक विशिष्ट संस्कृति या धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते हैं, तब हम कहते हैं कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करा था पिछले पीरियड में देवी न्याय का सिद्धांत कि ये राष्ट्रीय जीवन क्या है, ये समाज क्या है, हम क्या हैं, ये जितनी हम गतिविधियां कर रहे हैं ये क्या है। तो अरविंदो घोष कहते हैं कुछ नहीं है, ये जो मां काली है उसकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने की इच्छा है, ये उसकी गत्यात्मक गतिविधियां हैं, उसकी इच्छा की गतिविधियां हैं। हम कुछ नहीं है, मूलतः जो इच्छाएं वो काली की है, हम तो उसके निमित्त मात्र हैं। हमारी खुद की इच्छाएं नहीं है, बल्कि इच्छा है राष्ट्र की। इच्छाएं हैं काली का तात्पर्य है मां भारती। अब देखिए, जो भारत है उसको व्याख्यात किया गया है काली के रूप में, उसको मां भारती के रूप में, क्योंकि भारत में देवियों की पूजा होती है। तो हम एक गीत गाते हैं वंदे मातरम। तो ये सब क्या है? ये सब है कि आप राष्ट्रवाद का जो प्रचार करते हैं उसमें अपने सांस्कृतिक प्रतीकों का, अपने धार्मिक प्रतीकों का, विशिष्ट का सहारा लेते हैं, तब हम कहते हैं वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। क्योंकि भारत का जो अध्यात्म था वो अत्यंत श्रेष्ठ था, भारत के आध्यात्मिक प्रतीक अत्यंत श्रेष्ठ थे। फिर आप होते क्या है, इसके द्वारा आप एक तरफ थोड़ा सा झुकते जाते हैं, तब ये थोड़ा गड़बड़ करने लगते हैं। ये फिर आप यहाँ अकबर को महान नहीं मानते, बल्कि आप कहते हैं महान थे वो शिवाजी थे, या महान थे वो महाराणा प्रताप थे। तो फिर आप कुछ प्रतीकों को नकारने लगते हैं, कुछ प्रतीकों के चारों ओर राष्ट्रवाद के भावों को केंद्रित कर लेते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। तो हम कहते हैं वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। तो अरविंदो का जो राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, जिसमें हिंदू धर्म की परंपराओं को, हिंदू धर्म की सोच को, हिंदू धर्म की जो आध्यात्मिकता थी, हिंदू धर्म के जो धार्मिक प्रतीक थे, हिंदू धर्म की जो सोच थी, उनकी जो परंपराएं थी, उन सबको बढ़ावा दिया गया और उसको राष्ट्रवाद के रूप में विकसित किया गया।
तब अरविंदो घोष कहते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद है ये कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अरविंदो घोष की बड़ी फेमस परिभाषा है कि ये जो राष्ट्रवाद है ये कोई कोरा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है कि चलिए आप धर्म का या संस्कृति का सहारा लेके और राजनीतिक कार्यक्रम हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति है कि राष्ट्र को हम स्वतंत्र कर लें, देश को आजाद कर लें। ये नहीं, एक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये बोलते हैं कि राष्ट्रवाद एक धर्म है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इनके अनुसार राष्ट्रवाद एक धर्म है, यानी एक रिलीजन है। हमें इसे वर्ण करना है, इस बंधुता को वर्ण करना है, इस राष्ट्र से प्रेम करना है। हम जैसे ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम जैसे देवियों से प्रेम करते हैं, हम हमारी मां से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम हमें राष्ट्र के प्रति करना है। तो ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्र धर्म है। हम अपने मां का चीरहरण होते हुए नहीं देख सकते, वैसे हम राष्ट्र की गुलामी नहीं देख सकते। मां भारती का उत्पीड़न नहीं देख सकते, उसका जंजीर में जो जकड़न है वो नहीं देख सकते। तो जो हमारा दायित्व देवियों के प्रति, अपनी मां के प्रति बनता है, वही दायित्व राष्ट्र के प्रति बनता है। तो राष्ट्रवाद एक धर्म है, और ये धर्म ये कह रहा है कि अब चेतना का जागृत होने का समय आ गया है, अब स्वतंत्र आजाद होने का समय आ गया है, अब स्वशासन का समय आ गया है, अब मुक्ति का समय आ गया है। तो उठिए और काम कीजिए इस राष्ट्र के लिए। आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है, अब वो एक निश्चित प्रयोजन के लिए आई है, उसका एक धर्म है, और वो धर्म है राष्ट्रवाद, वो धर्म है राष्ट्र की मुक्ति। तो ऐसे करके, और वो अरविंदो घोष राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप देते हैं, उसको एक धार्मिक रूप देते हैं, और वो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं राज्य है ये तो एक बद्धी इकाई है। मैं चर्चा उस भौगोलिक इकाई की नहीं कर रहा जिसको हम ये कहते हैं कि यहां से यहां तक राज्य है। मैं तो आपस की जो हमारी बंधुता है, हमारा इतिहास है, साझापन है, हमारे एक दूसरे के सुख दुख है, उसमें भागीदारी की चर्चा कर रहा हूं। और ये अंग्रेजों की वजह से हमारे दुख बढ़ गए, तो हम सब भारतीय हैं, वो आपस में बंधु हैं, और ये दुख दूर तभी होंगे ये दुख जब मां भारती आजाद हो जाएगी। तो ऐसे करके, और अरविंदो राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रूप देते हैं। और ऐसा ही आध्यात्मिक रूप हम ये कह सकते हैं हेगल ने दिया। हेगल ने कहा कि राष्ट्र क्या है, वो बोला राष्ट्र तो ईश्वर है, ये इस धरती के ऊपर ईश्वर का अवतरण है। राष्ट्र एक श्वास लेती हुई जिंदा ईश्वरीय प्रतिकृति है, ईश्वर का स्वरूप है, ये तर्क का सर्वोच्च रूप है, चेतन सर्वोच्च चेतना है। ऐसा ही अरविंदो घोष कहते हैं कि जो राष्ट्र है वो सर्वोच्च चेतना है, और सर्वोच्च चेतना ईश्वर में होती है। सर्वोच्च चेतन, पूर्ण चेतन तो एक ही इकाई है, वो है राष्ट्र। तो हमें उस पूर्ण चेतन की प्राप्ति करनी है, उस स्वायत्त, स्वशासित और पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र की प्राप्ति करनी है। तो हेगल से प्रभावित होकर, और उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, विवेकानंद से भी प्रभावित है, नववेदांत से भी प्रभावित है। तो ये हमें उनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद किया। अब हम चर्चा करते हैं कि बाद में जब इनके विचार चेंज हुए, तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी कि मानवीय एकता है, ये आदर्श है हमारा। मेन आदर्श ये है कि पूरा संसार है, इसके मानव एक दूसरे के साथ बंधुत्व महसूस करें, एक दूसरे के साथ यूनिटी महसूस करें, वसुदेव कुटुंब को महसूस करें, अपनी चेतना को इतना व्यापक कर लें कि उतनी चेतना में संकीर्णता सारी गायब हो जाए, उसमें स्वस्वार्थ गायब हो जाए, और वो परस्वार्थी हो जाए, मानव प्रेमी हो जाए, उसमें मानवतावाद आ जाए, पर सेवा के भाव उसमें जागृत हो जाए। तो ये है हमारा आइडियल। तो हमें राष्ट्र तक नहीं, अंतरराष्ट्रीयवाद तक जाना है, और ये भारतीय ही कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिकता के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं वो स्वार्थी नहीं बल्कि समुदायवादी प्रवृत्तियां सिखाती है। वो व्यक्तिवाद के ऊपर बल नहीं देती, बल्कि वो तो इस पूरे ब्रह्मांड को ही एक मानती है। यहां तक कि वो धरती के एक छोटे से कण है उसकी भी इज्जत करती है। कहते हैं ये भी एक जिंदा इकाई है, पेड़ भी है ये भी जिंदा है, और ये सृष्टि है ये भी हमारी माँ। यहाँ तो पृथ्वी तक को माँ कहा गया है। तो जहां पाश्चात्य जो प्रवृत्तियां हैं, जो पृथ्वी को
भौतिक इकाई मानती है, उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि ये तो कहती है पृथ्वी मानव की इच्छा पूर्ति का साधन है। अरविंदो कहते हैं ये धरती हमारी मां है और हम इसकी इच्छा पूर्ति के साधन है, ये हमारे लिए नहीं बनी, हम इसके लिए बने। खैर, तो ये ह्यूमन यूनिटी ऐसे ही भाव पैदा करती है कि इस संसार में हम सब एक है, बस जरूरत है कि अपने चिंतन को थोड़ा सा व्यापक कर लें। तो इस ह्यूमन यूनिटी के तहत वो विचार देते हैं कि एक विश्व संघ बनेगा, एक वर्ल्ड यूनियन बनेगी, विश्व संघ बनाया जाए। तो उस विश्व संघ क्या होगा? क्या ये यूएनओ की तरह होगा या लीग ऑफ नेशन की तरह होगा, या यूएनओ की तरह होगा? अरविंदो घोष बोलता है न तो ये लीग ऑफ नेशन की तरह होगा, न ये यूएनओ की तरह होगा, क्योंकि ये तो वो इकाइयां हैं जहां किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता बराबर नहीं है। यूएनओ तो है, ये तो शक्तियों का अखाड़ा है और 5 शक्तियां इसको अपने हिसाब से संचालित करती रहती है, और बाकी जो देश हैं वो पर मुखापेक्षी है, दूसरे देशों का मुंह देखते रहते हैं, और ये 5 ये पूरे संसार को संचालित करते रहते हैं। यानी यहां सिर्फ शक्ति के लिए संघर्ष है, यहां अहम है, यहां घमंड है, यहां युद्ध है, यहां अशांति है, यहां स्वार्थपन है। यूएनओ में और लीग ऑफ नेशन में ऐसा ही था, तभी तो युद्ध हुए थे। तो ये कहते हैं कि विश्व संघ बनेगा जो इन सब से परे होगा, और इस संघ में सभी राष्ट्रीयताओं की समान इज्जत होगी। ये स्वतंत्र राष्ट्रीयताओं का संघ होगा, जिसमें चाहे वो जर्मन राष्ट्रीयता है, चाहे फ्रेंच राष्ट्रीयता है, चाहे हिंदू राष्ट्रीयता है, चाहे वो अरब राष्ट्रीयता है, चाहे वो जापानी राष्ट्रीयता है, चाहे इंडो चीन की राष्ट्रीयता है, ये सारी राष्ट्रीयताएं मिलेगी, एक दूसरे से स्वायत्त और स्वतंत्र अनुभव करेगी, एक दूसरे से जुड़ाव भी अनुभव करेगी, क्योंकि हम सब राष्ट्रीयताओं के साथ साथ हम ह्यूमन बीइंग भी है, हम मानव भी हैं। तो ये है ह्यूमन यूनिटी, यानी अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर लेना कि ये फिर सबको अपना मानने लगे। जब वो पर सुखों को सब सुख मानने लगे, तब ये ह्यूमैनिटी आती है। तो ये ऐसा एक विश्व संघ का निर्माण होगा। तो अब ये विश्व संघ है, इसमें मौलिक चीजें क्या होगी? तब हम एक उनका सिद्धांत करते हैं, त्रिमूर्ति थ्योरी, ट्रिनिटी थ्योरी बार बार आती है। ये कहते हैं इस ट्रिनिटी में 3 चीजें हैं, एक है स्वतंत्रता, एक है समानता, और एक है बंधुत्व। ये कहते हैं उदारवाद की जो विशिष्टता है वो स्वतंत्रता है, समाजवाद की विशिष्टता है समानता, लेकिन इनमें कमियां भी पाई जाती है। समाजवाद में स्वतंत्रता नहीं पाई जाती, उदारवाद में आर्थिक समता नहीं पाई जाती। तो फिर ये कहते हैं जो सबसे जो महत्वपूर्ण इकाई है वो है बंधुत्व। अगर बंधुत्व होगा तो बंधुत्व तो मूल तत्व है, ये आएगा तो समानता भी आ जाएगी और स्वतंत्रता भी आ जाएगी। तो अगर हम आपस में फ्रेटर्निटी महसूस करते हैं, लिबर्टी और इक्वलिटी की बजाय, हम स्वतंत्रता और समानता की बजाय हमें जिस चीज को वर्ण करना है वो है बंधुत्व। और जब बंधुत्व के भाव आ जाएंगे तो फिर न कोई किसी को दबाएगा, न किसी का शोषण करेगा, न आर्थिक शोषण होगा, न मानसिक शोषण होगा, न लैंगिक शोषण होगा। तो फिर मूल जो त्रिमूर्ति का मूल तत्व है वो है बंधुत्व। और ये जब बंधुत्व का भाव सार्वभौमिक हो जाएगा, बंधुत्व का भाव जब व्यापक हो जाएगा, और ये बंधुत्व बढ़ता बढ़ता जब वसुधैव कुटुंबकम में परिवर्तित हो जाएगा, जब ये अंतर्राष्ट्रीयवाद में, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम में, मानव प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, तब फिर एक ह्यूमन यूनिटी आएगी। तो हमने एक और क्वेश्चन तैयार किया कि इसमें सबसे ज्यादा वो महत्व देते हैं, वो स्वतंत्रता और समानता की बजाय बंधुत्व को ज्यादा महत्व देते हैं। ये है इनका मूल इकाई। इस ह्यूमन यूनिटी में इसी बंधुत्व की चर्चा है कि इस बंधुत्व का प्रसार कैसे होगा। तो ये कहते हैं इस बंधुत्व के प्रचार प्रसार के लिए एक सुपर माइंड हमें आएगा। सुपर माइंड का तात्पर्य है कि हमारा माइंड इतना ज्यादा खुला हो जाएगा, इतना ज्यादा चेतनशील हो जाएगा, इतना ज्यादा विवेकशील हो जाएगा, इतनी ज्यादा उसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आ जाएगी कि वो उसमें स्वार्थ के सारे भाव ही खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा था, या फिर राम राज्य है गांधी जी का, उसमें व्यक्ति कितना अच्छा हो जाता है, कितना स्वतंत्र हो जाता है, कितना वो स्पिरिचुअल हो जाता है, कितना वो समुदायोन्मुखी हो जाता है, कैसे उसकी प्रवृत्तियां वो अत्यंत उदात्त हो जाती है। तो ऐसी ही एक माइंड होगा, हमारी चेतना है वो सुपर माइंड में, माइंड से सुपर माइंड हो जाएगी।
और हम अपने दायरों को अत्यंत व्यापक कर लेंगे। और ये सुपर माइंड है, इससे फिर पैदा होगा सुपरमैन, यानी हम सुपरमैन हो जाएंगे। अब ये सुपरमैन कैसा होगा? एक मैन में और सुपरमैन में क्या फर्क है? वो कि एक मैन और एक सुपरमैन है, उसमें इतना ही फर्क है जितना एक मनुष्य में और एक पशु में होता है। कि आप अंतर कर सकते हैं एक मनुष्य में, एक पशु में। पशु सिर्फ स्वस्वार्थ के बारे में जानता है, उसमें चेतना नहीं होती। मनुष्य में चेतना होती है। लेकिन मानव में और सुपर मानव में भी फर्क है, महामानव में और मानव में फर्क है। मानव में चेतना है लेकिन फिर भी उसमें स्वार्थपन है। महामानव होते ही उसका दिमाग, उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसके प्रत्यय सारे आदर्श विस्तृत हो जाएंगे और पूरी मानव यूनिटी को, पूरे मानव समुदाय को अपने घेरे में ले लेगा और वो सबसे फिर बंधुत्व, फर्टिलिटी महसूस करेगा। तो ये है सुपर माइंड और सुपर मैन की भी थ्योरी है। तो ये कुछ शब्दावली आती है। और ये सुपरमैन की थ्योरी प्रभावित किससे है? मैंने कहा ये नीत्शे से ली गई है। जर्मनी दार्शनिक थे नीत्शे, उनसे ली गई है। तो हम, हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना, हमारी आत्मिक प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि हम फिर सुपरमैन बन जाएंगे। तो ये सुपर माइंड, सुपरमैन और ह्यूमन यूनिटी और विश्व संघ की चर्चा की हमने, और चर्चा की हमने बंधुत्व। तो ये है मेन तत्व। अब हम चर्चा करते हैं कि इनके जो विचार थे अरविंदो के, ये कैसे विचार है। तो देखिए, अरविंदो घोष उदार पूंजीवाद के भी विरोधी हैं। अरविंदो घोष साम्यवाद के भी विरोधी हैं। वो कहते हैं व्यक्ति है ये मूलतः सामुदायिक प्राणी होता है। खैर ये तो अरस्तु भी कह के गया था कि वो सामाजिक प्राणी होता है, अकेला नहीं रह सकता। तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी चेतना है, उसका एक प्रयोजन है और वो चेतना विस्तृत होती जाती है। और विस्तृत चेतना जब होती जाती है तो उसका दायरा बढ़ता जाता है। वो फिर अकेली संतुष्ट नहीं होती, बल्कि वो फिर बंधुत्व खोजने लगती है और ये फिर सामुदायिकता खोजने लगती है आत्मा। तब ये जाके, और फिर जैसा कि हेगल कहते हैं, ये राष्ट्रवाद में जाके संतुष्ट होती है। यहाँ इसका प्रयोजन पूरा होता है जब राष्ट्र राज्य का निर्माण हो जाता है। ये जो व्यक्तिवाद है, अरविंदो कहते हैं इसमें कमी है कि ये उदार पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, ये स्वार्थ को बढ़ावा देती है और ये बढ़ाने के साथ साथ ये शारीरिक सुखों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। ये भौतिकतावाद के ऊपर ज्यादा बल देती है। तो ये व्यक्तिवाद, ये स्वस्वार्थ, ये शारीरिक सुख, ये भौतिकतावाद, इन आधारों के ऊपर वो आलोचना करते हैं उदार पूंजीवादी विचारधारा की। फिर ये कहते हैं कि इस उदारवाद में या उदार पूंजीवाद को छोड़ दे कि उदारवाद में एक विशेषता तो ये जरूर है कि ये व्यक्ति की विवेकशीलता को मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है। प्रत्येक व्यक्ति के खुद की तर्क होता है, खुद की उसकी एक चेतना होती है, उसमें विवेकशीलता होती है, वो सोचता है। तो ये तो चलो शुक्र है कि उसको माना गया कि वो सिर्फ परतंत्र इकाई नहीं है बल्कि खुद सोचने वाली एक स्वतंत्र इकाई है मानव। ये कहते हैं उदारवाद में एक विवेकशीलता वाली अच्छाई है, तो ये स्वस्वार्थ और शारीरिक सुख और भौतिकतावाद वाली एक कमी भी है। फिर आ गया साम्यवाद कि साम्यवाद में एक दल ये है कि यहां दल का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और ये स्वतंत्रता को कुचल देता है, ये व्यक्ति की विवेकशीलता को कुचल देता है, ये व्यक्ति के तर्क को कुचल देता है। ये इसमें कमी पाई जाती है साम्यवाद में कि इसमें धीरे धीरे तानाशाही बढ़ने लगती है। और हमने देखा स्टालिन का जो साम्यवाद था वो तानाशाही प्रकार का साम्यवाद था, इसमें तानाशाही पनपने लगती है। तो कुल मिला के जब उदारवाद आता है तो इसमें से गायब हो जाती है आर्थिक समता, और जब साम्यवाद आ जाता है तो गायब हो जाती है स्वतंत्रता। और जब आ जाता है, ये कहते हैं जब नाजीवाद और फांसीवाद आ जाते हैं, नाजीवाद और फांसीवाद, हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग आ जाते हैं तो फिर स्वतंत्रता भी गायब हो जाती है और समता भी, तब दोनों ही गायब हो जाती है। तब समता भी गायब हो जाती है और स्वतंत्रता भी गायब हो जाती है, ये दोनों ही गायब हो जाती है। चलो उदारवाद में समानता गायब होती है, अमीरी गरीबी का भेद पैदा हो जाता है उदारवाद में। साम्यवाद में अमीरी गरीबी का भेद तो मिट जाता है
लेकिन स्वतंत्रता गायब हो जाती है, व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, वो तानाशाही का शिकार हो जाता है। और नाजीवाद में न स्वतंत्रता होती है न ही समता होती है। तो ये अरविंदो घोष कहते हैं ये जो नाजीवाद है, ये जो फासीवाद है और ये जो साम्यवाद है, यूएसएसआर का साम्यवाद, इटली का फासीवाद मुसोलिनी वाला और जर्मनी का हिटलर वाला नाजीवाद, ये कहते हैं ये तर्क के द्वार का अंत है। तर्क के द्वार का अंत, बड़ी मजेदार शब्दावली देखिए, ये अरविंदो घोष की तर्क के द्वार का अंत। इसमें आप विवेक और तर्क नहीं कर सकते, आपको विचार अभिव्यक्ति करने की, अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने की छूट नहीं होती इसमें, बल्कि आप एक व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है आपको। आपके ऊपर तानाशाही की जाती है, शारीरिक बलों का प्रयोग किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, आपका शोषण किया जाता है। तो ये जो नाजीवाद, फासीवाद और साम्यवाद है, ये व्यक्ति की जो चेतना होती है उसको समाप्त कर देते हैं। जो सर्वोच्चता की ओर जाने का, सर्व कल्याण की ओर जाने का जो भाव होता है उसको ये खत्म कर देते हैं। तो ये है तर्क के द्वार का अंत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र विवेक बुद्धि को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि आप, एक व्यक्ति है वो भावुक प्राणी होता है, तो उसको स्व संचालन नहीं होना चाहिए, उसकी स्वतंत्र विवेक बुद्धि नहीं होती, बल्कि उसको तो जैसा राष्ट्र चाहे वैसा चलना चाहिए, जो व्यक्ति चाहे, हिटलर चाहे वैसा चलना चाहिए, प्रत्येक जर्मन को अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी सारी चीजें थी वो दूसरों पे थोप दी और दूसरों को अपना गुलाम बना लिया। तब ये तर्क के द्वार का अंत हो जाता है, जब नाजीवाद, फासीवाद और साम्यवाद आता है। तो फिर व्यवस्था अच्छी कौन सी है? तो फिर आध्यात्मिक जब आती है, जब आध्यात्मवाद आता है, आध्यात्मिक राष्ट्रीयता आती है, तब फिर व्यक्ति की आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है, पूर्ण आजाद हो जाती है। तो अरविंदो उदारवाद के समर्थक है, लेकिन एक ही रूप में, क्योंकि उसमें विवेकशीलता है, बाकी उसको स्वीकार नहीं करते। समाजवाद में वो समानता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता, हनन और तानाशाही प्रवृत्ति है उनको वो स्वीकार नहीं करते। और नाजीवाद, फासीवाद के तो कट्टर आलोचक है, और वो नाजीवाद, फासीवाद और साम्यवाद को तर्क के द्वार का अंत कहते हैं, कि इसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्र विवेक बुद्धि होती है उसका गला घोंट दिया जाता है। ये कहते हैं व्यक्ति एक भावुक प्राणी होता है, नाजीवाद, फासीवाद और ये कहते हैं। तो वो स्व संचालन नहीं कर सकता, वो खुद नहीं जानता उसका कल्याण किस में है। इसलिए हिटलर कहता है मैं बताऊंगा, स्टालिन कहता है मैं बताऊंगा, मुसोलिनी कहता है मैं बताऊंगा कि एक मानव कल्याण कैसे होता है। मानव खुद अपना निर्णय नहीं करेगा। चलिए, तो हमने ये देखा कि वो व्यक्तिवाद के भी विरोधी हैं और उग्र व्यक्तिवाद के, और वो विरोधी है उग्र साम्यवाद के भी। तो यह हमने अरविंदो घोष के विचार किए, अरविंदो घोष का निष्क्रिय प्रतिरोध किया, अरविंदो घोष की ह्यूमन यूनिटी की चर्चा की, अरविंदो घोष की बंधुत्व की चर्चा की, सुपरमैन, महामानव और सुपर माइंड, महामस्तिष्क की चर्चा की। ऐसा महामस्तिष्क, ऐसा महामानव जैसे कि श्री कृष्ण थे, उनकी हमने चर्चा की। प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण जैसा उदार और चेतनशील हो जाएगा, पूर्ण आत्मिक स्वतंत्रता वाला व्यक्ति हो जाएगा, जो बिना किसी भय के हर जगह सत्य बोलेगा। तो ऐसे हम एक दिन सुपरमैन हो जाएंगे। और हमने चर्चा की कि वो विभिन्न विचारधाराओं की आलोचना करते हैं और अध्यात्मवाद को पुष्ट करते हैं। और हमने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की भी चर्चा की, माँ भारती की सेवा के लिए वो कैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, हमने इसकी चर्चा की। धन्यवाद। अरविंदो के दौरान जब मैंने अपने विचार किए तो आपने उनको ध्यानपूर्वक सुना, आपका तहे दिल से धन्यवाद।